हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आप जो नकली दवाई खाते हो, पूरे पैसे देकर नकली दूध लाते हो, महंगी बिजली महंगा तेल खरीदते हो, अच्छी सड़कें नहीं मिलती, सरकारी दफ्तर में बात नहीं सुनी जाती, शासन प्रशासन को आपकी नहीं पड़ी, टेबल के नीचे से न्याय बिकता है, अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है और प्राइवेट अस्पताल तो लूट की मशीन बन चुके हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तो वो है करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। करप्शन इस सिस्टम की कोई कमी नहीं, बल्कि करप्शन ही असली सिस्टम है। देखो, भारत में सरकारी कामों में जो करप्शन होता है वो अंग्रेजों की देन है। जब वो ब्यूरोक्रेसी लेकर आए तो उनका मकसद कभी भी लोगों की सेवा नहीं था, बल्कि ब्यूरोक्रेसी की मदद से लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये उनका मकसद था। और हमने इस सिस्टम को एज इट इज उठाकर अपना लिया। अब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आजाद भारत से शुरू करता हूँ। तो 1947-48 की बात है। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारतीय आर्मी को जीप्स की जरूरत थी। वीके कृष्णा मेनन उस समय भारत के यूके में राजदूत थे। उन्होंने बिना टेंडर के यूके की कंपनी को पुरानी जीप्स का ऑर्डर दे दिया। हाँ, नहीं, पुरानी जीप्स की बात कर रहा हूँ। ये जीप्स बिना इंस्पेक्शन के जब भारतीय आर्मी के पास पहुंची तो आर्मी ने इनकी हालत देखकर इन्हें इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जबकि 80 लाख के सौदे में अमेरिका और कनाडा हमें नई जीप दे रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुरानी जीप्स खरीदी गई। इंक्वायरी हुई, बातें बंद कर दी गई और आगे चलकर कृष्णा मेनन को नेहरू सरकार में भारत का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। विकिपीडिया के डाटा के अनुसार ये आजाद भारत का पहला करप्शन केस माना जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे करप्शन के केसेस हुए, लेकिन वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमें तो ये जानना है कि करप्शन करता कौन है, करता कैसे है और उसे रोका कैसे जाए। देखो, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया दबाने और काबू रखने वाला सिस्टम आज भी जस का तस ऐसे ही इस्तेमाल होता है और उसी का नतीजा है सिस्टम बदला नहीं और जुल्म वहीं का वहीं। एक ऑफिसर को आपकी बस थोड़ी सी बात पसंद ना आए तो समझ लो 10 में से 9 बार वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। भारत के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इलेक्शन को करोड़ों रुपया देकर फंड करते हैं। क्यों करते हैं सबको पता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस गंदी परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? मतलब किसी ने तो ये सब शुरू करा होगा। आइए बताता हूँ। 1947 और 91 तक हर छोटे बड़े बिजनेस के लिए लाइसेंस, अप्रूवल और परमिट की जरूरत पड़ती थी। भारत के इस दौर को लाइसेंस राज कहा जाता था, जहाँ पर हर छोटा मोटा काम बाबुओं की मर्जी से होता था, यानी सरकारी कर्मचारी। क्योंकि बिजनेस हाउसेस ये नहीं चाहते थे कि और किसी को लाइसेंस मिले, मतलब सारे ठेके, सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास आए। इसके लिए वो इलेक्शन फंडिंग के जरिए पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने लगे और यहाँ से कॉर्पोरेट हाउसेज और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक नेक्सस बन गया, करप्शन का एक गठजोड़ बन गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ती गई तो अधिकारियों को यह समझ में आ गया कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यानी कि वो डायरेक्टली खुलेआम रिश्वतखोरी नहीं कर सकते। इसलिए अब यहाँ पर दलाल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया। अब ये दलाल पब्लिक से पैसा लेकर बाबुओं तक पहुंचाने लगे और यहाँ से दलाली का एक नया दौर शुरू हो गया, जो आज भी जिंदा है। आप अगर आज भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं तो आपको बाहर दलाल बैठे हुए मिल जाएंगे और आप किसी से भी पूछ लेना कि भाई साहब जो पैसे आप हमसे ले रहे हो ये आखिर जा कहाँ रहे हैं, वो सब बता देगा किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है। आपका दिया हुआ पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक सबके बीच में बांटा जाता है। अब जिन नेताओं को चुनकर आपने इस जंजाल से निकालने के लिए आगे भेजा है, यानी पार्लियामेंट में भेजा है, वो इसे क्यों नहीं रोकते, जरा उसे समझो। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने ने पैसा देकर टिकट खरीदा। अब ये सिर्फ एक पार्टी में नहीं बल्कि लगभग हर पार्टी में होता है। अब सोचो, एक आदमी पैसा देकर टिकट ले, उसके बाद लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़े और फिर जीत जाए, तो क्या वो आदमी आपकी सेवा के लिए अपनी जान देगा? नहीं भाई साहब, पहले वो पैसा रिकवर करेगा और इस रिकवरी के लिए घोटाले करेगा, डील करेगा, रिश्वत खाएगा। अब ये लूट वो अपने स्तर पर नहीं कर सकता, इसमें उसे अधिकारियों का साथ चाहिए। अब जो लोग उसका पैसा रिकवर करने में मदद कर रहे हैं या उसकी कमाई में मदद कर रहे हैं, क्या कोई नेता चाहेगा कि वो मशीनरी ईमानदार हो जाए? आज तो पंचायत के चुनाव में लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। जरा सोचो, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में खर्चे का क्या लेवल होगा। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करनी भी जरूरी है, ना तो सारे नेता करप्ट हैं और ना ही सारे ऑफिसर्स करप्ट हैं, लेकिन जो ईमानदार हैं उनकी ये सिस्टम कोई कदर नहीं करता है, उन्हें हमेशा साइड में ही रखा जाता है। अब जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर करप्शन कैसे होता है और वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने करप्ट होने के बावजूद भी अपने देश से करप्शन को पूरी तरह से, मतलब लगभग पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया। तो शुरुआत जरा पुलिस से ही कर लेते हैं। मार्च 2025 के सर्वे से ये पता लगा कि 63% भारतीयों को पुलिस पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि चालान माफ करने के बदले में पैसा, FIR लिखने के लिए पैसा, FIR में से नाम हटाने के लिए पैसा, काम करने के लिए पैसा, काम ना करने के लिए पैसा, जहां से रेगुलर इनकम आती हो वहां से फिक्स मंथली वसूली होती है। जेल के अंदर पिटाई ना खानी हो तो पैसा, अच्छी जगह रहना हो तो पैसा, बुरे लोगों से दूर रहना हो तो पैसा, अच्छा खाना चाहिए तो पैसा। जेल के अंदर का सारा कच्चा चिट्ठा एक्स रॉ एजेंट लक्की बिष्ट ने अपनी वीडियो में खूब अच्छे समझाया है। आप उनकी वीडियो देख लो, इस सिस्टम का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी बाइक चोरी हो गई तो 90% केसेस में वो वापस नहीं मिलेगी। मतलब पहले तो ऐसा ही होता था, अब शायद थोड़ी स्थिति बेहतर
बदतर हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिना नेम प्लेट बिना मॉडल के आजम खान की भैंसे चोरी हो गई थी और भाई साहब पुलिस ने ढूंढ दी। अब पुलिस करप्ट है ये तो हम सबको पता है, लेकिन इस करप्शन को रोका जा सकता है और कैसे रोकेंगे ये हम आगे बात करेंगे। अभी जरा आपको और दर्शन कराता हूँ कि कहां कहां पर करप्शन घुसकर बैठा है। भारत की न्याय व्यवस्था पर चलो। हर डेट पर पेशकार आपसे ऐसे पैसे मांगता है जैसे वो आपको उधार देकर भूल गया हो। अगर वकील से 40,000 में केस तय हुआ, उसके बावजूद भी हर तारीख पर लाओ जी इतने दे जाओ, लाओ जी उतने दे जाओ। और अगर भाई साहब गलत वकील आपके पल्ले पड़ गया तो दूसरी पार्टी सेट हो जाएगा, आपका केस बिगाड़ देगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में जमानत एक प्रोसेस नहीं, एक रेट लिस्ट है। हर केस टाइप का अपना एक रेट है और ये सारी चीजें वकील आपको खुद बता देंगे। अभी कुछ दिन पहले जस्टिस वर्मा के घर से बोरी भर के जले हुए नोट मिले थे। जज साहब का कहना था कि किसी ने उन्हें फंसाने के लिए ये पैसे वहां पर रख दिए। भाई साहब ऐसे साजिश करता हमें क्यों नहीं मिलते? मतलब आपके घर रख दो, मेरे घर रख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक कमाल की बात सुनो, अगर जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित भी हो जाते हैं तो भी उन्हें सजा शायद ना हो और पेंशन पूरी मिलेगी। 2011 में जस्टिस सौमित्रा सेन का केस सुनी, 33 लाख का करप्शन हुआ, साबित हो गया। राज्यसभा में उन्हें हटाने के लिए इम्पीचमेंट की वोटिंग हुई और लोकसभा में वोटिंग से पहले ही सुमित्रा सेन जी ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। इसके बाद 2012 की आरटीआई से यह पता लगा कि उन्हें उनके बेनिफिट्स और पेंशन लगातार मिलते रहे, यानी कि करप्शन करने के बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई सजा नहीं। 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज CS कर्नन ने पब्लिक में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 20 जज करप्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कंटेम्प्ट का उनके ऊपर केस चला दिया। इसके बाद कर्नन साहब ने धमकी दी कि वो जुडिशरी के अंदर मौजूद ब्लैक बॉक्स को एक्सपोज कर देंगे, सारा कच्चा चिट्ठा बोल देंगे। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सम्मन भेजा, उन्होंने जाने से मना कर दिया, वो नहीं गए। और इसके बाद अपनी ही कोर्ट में भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को 5 साल की जेल की सजा सुना दी। ये ऐसा भारत में पहली बार हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिटायर करा, जिसके कुछ दिन बाद उन्हें 6 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया। वो आज भी अपने आरोपों पर कायम है। ये तो हमारे देश के जुडिशरी की हालत है। हमारा जुडिशियल प्रोसेस इतना स्लो है कि न्याय के लिए परिवारों की पीढ़ी बदल जाती है। अगर ये सिस्टम ऐसे ही मौजूद रहा तो क्या आपको न्याय मिल पाएगा? जरा बिजली विभाग पर चलो। नया कनेक्शन चाहिए, पैसे दो। मीटर बदलवाना है, पैसे दो। टेम्परेरी कनेक्शन चाहिए, पैसे दो। छापा मारने वाले आएंगे, गलतियां निकालेंगे और आप पर पैसे की सेटिंग करने का दबाव बनाएंगे। भाई साहब 2016 की कैग रिपोर्ट से सामने आया कि बिजली विभाग ने सिंगापुर से एनटीपीसी के अधिकारियों ने बाहर से घटिया कोयला मंगाया, जिसे हाई क्वालिटी का दिखाकर उसका महंगा इंपोर्ट बिल बनाया और उस पैसे को हजम कर गए। बिजली विभाग टेंडर अपने लोगों को देता है, लाइन लॉस दिखाकर खुद बिजली चोरी करवाता है और पैसे कमाता है। बिजली विभाग इंडस्ट्रीज से कम लोड दिखाने के बदले में हर महीने पैसे वसूलता है, मिली भगत करके लोगों से चोरी करवाता है। और जब इन सारी चीजों की वजह से बिजली बनाने वाली कंपनी को नुकसान होता है तो बिजली महंगी होती है, उसका बिल आपके और मेरे सर पे फटता है। आपको कभी अच्छी सड़कें नहीं मिलती क्योंकि सरकारी इंजीनियर ने पैसे लेकर घटिया सड़क को पास कर दिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मंथली पैसा लेकर रेड नहीं करते। लैब टेक्नीशियन फेल होने वाले सैंपल्स को पास कर देते हैं। दिल्ली में जल बोर्ड के अधिकारी टैंकर माफिया मिलकर लोगों के हिस्से का पानी हजम कर गए। 2018 में राजस्थान में 8 करोड़ से ज्यादा की नकली एंटीबायोटिक्स ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई कर दी गई। अब सरकारी अस्पतालों में तो बेचारे गरीब लोग जाते हैं, गरीब मरे सो मरे, उनकी चिंता कौन करे। आप जरा तहसील में चलो एक बार, मजाल है आपका एक भी काम बिना पैसे खर्च करे हो जाए। आपको फर्ज की कॉपी लेनी है, 10 रुपए कीमत है, 15 रुपए आपसे चार्ज करे जाएंगे। पैसे लेकर गलत रिपोर्ट, गलत म्यूटेशन, जमीन का इलीगल ट्रांसफर और उसके बाद आप केस लड़ते रहो। भाई साहब पटवारी, कानूगो, नायब तहसीलदार, हर लेवल पर आम लोगों से पैसा वसूला जाता है। आप जरा नगर निगम और डेवलपमेंट अथॉरिटी के कारनामे सुनो। ये लोग फेक बिल बनाते हैं और हमारे टैक्स के पैसे को हजम कर जाते हैं। आपके गांव शहर में सफाई नहीं हो रही क्योंकि किसी ने फेक बिल बनाकर पहले ही कागज पर उस काम को निपटा दिया। 10 लाख के काम को 50 लाख का दिखाकर ओवर बिलिंग की जाती है। क्यों भैया, ये पैसा क्या उनकी ससुराल से आया था? आप अपने घर की जरा चिनाई शुरू करके देखो। डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेले चपाटे हैं ये तुरंत काम को रुकवाने पहुंच जाएंगे। नक्शा पास नहीं है, ये गलत बनाया है, वो गलत बनाया है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सारी कमियां निकाल देंगे और बस एक बार जेब गर्म कर दो। उसके बाद सारे नियम कायदे कानून सब खत्म, कोई रुकावट नहीं, बनाओ जो बनाना है। अब जब इतनी बात कर ली तो जरा शिक्षा व्यवस्था पे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब सरकारी स्कूलों में टीचर के ट्रांसफर्स के लिए एक ट्रांसफर माफिया काम करता है। पैसे दो और मन चाही जगह पर पोस्टिंग लो। कागजों पर टीचर दिखाकर उनके नाम पर सैलरी निकाल ली जाती है। सरकारी स्कूल्स में ऐसे टीचर्स भी पढ़ाते हैं जिन्हें खुद स्कूल की स्पेलिंग तक नहीं आती। ऐसी वीडियो यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। आप मिड डे मील स्कैम को देख लो। 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन, 50 बच्चों को खाना, बाकी के 50 बच्चों का राशन हजम कर गए। और अगर आपको ये लग रहा है कि सरकारी स्कूलों की ही हालत खराब है तो जरा प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहानी सुनो। प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी अगर 80,000
20,000 दिखाता है तो उसको 20,000 देकर बाकी कैश में रिटर्न ले लेता है। ऐसा सारे स्कूलों में तो नहीं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। इनकी बुक्स अपनी है, ड्रेस अपनी है, अपने लोग ही बेचते हैं और मन मांगे दामों पर बेचते हैं। और जब इन सब से भी पेरेंट्स की कमर नहीं टूटती तो डेवलपमेंट चार्ज, फलाना चार्ज, ठिकाना चार्ज बताकर हर साल पैसे वसूले जाते हैं। भाई साहब, यूनिवर्सिटीज पैसे लेकर डिग्रियां बेच रही हैं। राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की 43,000 डिग्रियां, हाँ जी 43,000 डिग्रीज आज के समय इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप आपको मिलनी चाहिए उसका पैसा कोई और खा गया। और जब हम इन सब से भी नहीं टूटे तो इसके बाद पेपर लीक और व्यापम जैसे घोटाले होते, जहां पर मेडिकल, पुलिस, बैंक जैसे एग्जाम्स में फेक कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम माफिया करोड़ों रुपया कमाता है। लोग पकड़े जाते हैं, एफआईआर होती है, केस चलता है। आज के समय व्यापम घोटाले से जुड़े 40 लोग अननेचुरल डेथ से मारे जा चुके हैं या मर गए हैं। ये सिस्टम सबूत भी मिटाता है। इसके बाद आते हैं कोचिंग माफिया। अगर हमारे यहाँ नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। कमाल की बात यह है कि भारत में टॉप करने वाले कैंडिडेट एक साथ कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हर कोई उनकी फोटो अपने यहाँ लगा देता है, कोई जवाबदेही नहीं। आपके बैंक भी कम नहीं है, रिश्वत लेकर लोन पास करते हैं। नोटबंदी के समय बैंकों ने क्या काम किया था ये सबको पता है। और ये ऐसी कंपनीज को लोन देते हैं जहां पर पैसा डूब जाए और उसके बाद उसे राइट ऑफ कर देते हैं। अधिकारी मिलकर खूब माल बनाते हैं। 2018 में नीरव मोदी के द्वारा किया गया पीएनबी स्कैम सबको याद होगा। भारत में करप्शन की व्यवस्था बनाई ही ऐसे गई है कि आप आजादी महसूस करो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरी जिंदगी आप इस सिस्टम की गुलामी करते हुए बिता गए। और इस सिस्टम की इस नाकामी को उजागर करने की जिम्मेदारी जिस पर है, यानी कि मीडिया, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, वो तो कब का टूट चुका है। आज के समय अलग अलग मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े उद्योगपतियों का स्टेक है, पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग है। आप किसी भी राह चलते हुए आदमी से पूछोगे कि भाई साहब क्या आपको भारत की मीडिया पर भरोसा है, हर कोई एक ही बात कहता है, ये बिक गए हैं। अब आप अपने देश की अपोजिशन पार्टी की हालत सुन लो। जो उनकी पार्टी को फंड नहीं करता ये उसके पीछे पड़ जाते हैं। और कमाल देखो, जो दोनों पार्टीज को फंड करता है वो चाहे कुछ भी करे, भारत की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। आपको पता है कि सिंगापुर 1960 में ब्राइब कैपिटल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। सिंगापुर की पुलिस इतनी भ्रष्ट थी कि स्मगलिंग खुलेआम होती थी। गवर्नमेंट ऑफिस में एक भी काम बिना पैसे के लेन देन के नहीं होता था। ब्लैक मार्केट इकोनॉमी सिंगापुर की जीडीपी से ज्यादा बड़ी थी। और फिर वहां पर बना करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो सीधा प्राइम मिनिस्टर के अंडर आया। जेल और संपत्ति जब्त का कानून बन गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया ताकि वो करप्शन ना करे और लोग अपनी पहचान छुपाकर करप्शन को ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते थे। ये सब कुछ जब हुआ जब किसी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हुई कि उसने अपने देश को बदलने की ठान ली। आज के समय सिंगापुर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रैंक में 5वें नंबर पर है। 19वीं सेंचुरी में डेनमार्क को एक रोटन स्टेट के नाम से जाना जाता था। टैक्स कलेक्टर्स लोगों का पैसा खुद ही खा जाते थे। टेंडर्स और सरकारी ठेके रॉयल फैमिली के फ्रेंड्स यानी कि उनके दोस्तों को मिलते थे। पब्लिक फंड का कोई ऑडिट नहीं होता था। इसके बाद लोग बदले, कानून बदला और हर सरकारी खर्चे को पब्लिक पोर्टल पर डालना शुरू कर दिया। अगर कोई भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेगा तो उसे 100% इम्यूनिटी सरकार की तरफ से गारंटी की गई। और डेनमार्क इंटरनेशनल करप्शन रैंक में आज नंबर 1 है, कोई करप्शन नहीं। और भारत की रैंकिंग मुझे बताने में शर्म आ रही है, आप खुद ही गूगल पर देख लेना। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में हमने ऐसे कोई कानून नहीं बनाए हैं जो करप्शन को रोक सके? और अगर बनाए हैं तो क्या वो कानून काम नहीं करते? वेल, उनकी हालत भी आइए बता देता हूँ। भारत में हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल और लोकायुक्त, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया हुआ है। ये सारे के सारे कानून करप्शन को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। आप हंसोगे, अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी या कोई भी इनमें से किसी भी कानून के अंडर पकड़ा जाता है तो उसे सजा दिलाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मतलब 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम या व्यापम घोटाला, ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, केस भी हुआ है। आज इन सबके किंग पिन्स यानी कि इनके सूत्रधार कहां हैं? आजाद घूम रहे हैं, लेकिन क्यों घूम रहे हैं आइए बताता हूं। देखो, पहली चीज तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती हैं। पावर में बनी हुई पार्टी अपने लोगों को बचाती है। भारत में ट्रायल बहुत स्लो है। एक करप्शन के केसों खत्म होने में 8-10 साल तो यूं ही चले जाते हैं। गवाह पलट जाते हैं, उन्हें डराया और धमकाया जाता है। भारतीय कानून में इतने सारे लूप होल हैं कि वो टेक्निकल फॉल्ट्स का फायदा उठाकर बड़े आराम से बच जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंड करता है तो पॉलिटिकल पार्टी फिर उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगा देगी। यहां तक कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। वो रिश्वत लेकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, वीक चार्जशीट बनाते हैं, आरोप साबित खुद ही नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में लोगों का गुस्सा भी बहुत कम समय तक ही चलता है और समय के साथ साथ हम लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन क्या इस व्यवस्था को फिक्स करने का कोई तरीका है?
अगर है तो वो क्या है, आइए बताता हूँ। देखो, अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आम लोगों के प्रति जवाबदेह तो नहीं है। अब अगर ये सिस्टम किसी तरीके से आम लोगों के प्रति जवाबदेह बन जाए तो ये करप्शन खत्म हो जाएगा। चलो अब जरा इस सिस्टम को ठीक करते हैं। देखो, वो सारे डिपार्टमेंट जहां पर पब्लिक को डायरेक्ट ऑफिशियल से काम पड़ता है, जैसे तहसील हो गया, पुलिस हो गया, बिजली विभाग हो गया, इनके सारे कामों को पूरी तरह से डिजिटाइज कर देना चाहिए। सारा काम पेपरलेस होना चाहिए और पूरा रिकॉर्ड क्लाउड सर्वर के ऊपर सेफ होना चाहिए। अगर कोई डिपार्टमेंट फाइल लटकाकर बैठा है, कोई बात नहीं, 30 दिन के अंदर अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से आपकी फाइल क्लियर हो जानी चाहिए। किसी भी कंप्लेंट का फिक्स टाइम के अंदर सॉल्यूशन मैंडेटरी होना चाहिए। अगर टाइम पर काम ना हो तो सैलरी प्रमोशन रोक दो और वार्निंग इशू करो। अगर फिर भी काम ना हो तो दूसरी वार्निंग इशू करो, और अगर फिर भी कोई काम ना करे तो बिना सैलरी के सीधा सस्पेंशन। और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होना चाहिए, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये सरकारी लोग अपने फायदे के लिए अपने लोगों को बचाएंगे, लेकिन कंप्यूटर ये काम नहीं करेगा, वो सबको एक नजर से देखेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कंप्लेंट कर दी और उसे विभाग अपने आप ही क्लोज कर देता है। तो इस चीज से बचने के लिए ओटीपी बेस्ड क्लोजर सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि जिसने कंप्लेंट करी, जिसका मोबाइल नंबर वहां पर लिखा गया है, उसके फोन पर जब ओटीपी आएगा और वो ओटीपी दर्ज होगा तभी कंप्लेंट क्लोज होनी चाहिए। इसके अलावा हर सरकारी विभाग का ऑनलाइन रेटिंग सिस्टम भी शुरू कर देना चाहिए। मतलब आम पब्लिक अपने आधार ओटीपी से लॉगिन करेगी और हर सरकारी विभाग को उनके काम के हिसाब से रेटिंग देगी। अगर कोई कम रेटिंग देता है तो उसे रीजन बताना मैंडेटरी होगा। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा बाबू या अफसर काम नहीं कर रहा है या ईमानदारी से नहीं कर रहा है। अगर किसी विभाग की अप्रूवल रेटिंग 70% से नीचे गिर जाती है तो उसके टॉप ऑफिशियल को टर्मिनेट कर देना चाहिए। मतलब जो अपने नीचे काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से काम ना निकलवा सके, उन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए मजबूर ना कर सके, उस अधिकारी को अपनी पोस्ट पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इससे अफसर के मन में डर पैदा होगा, वो अपने जूनियर्स पर ईमानदारी से और जल्दी काम करने का दबाव डालेगा। इस तरीके से अफसर सीधा पब्लिक के प्रति जवाबदेह बन जाएंगे। इसके अलावा इंडियन जुडिशरी में रिफॉर्म्स के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट पैनल के थ्रू होना चाहिए। एआई ड्रिवन केस मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना होनी चाहिए, जहां पर डेट ऑटो असाइन की जाती हो, यानी कि पैसे लेकर डेट आगे पीछे ना की जा सके। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फास्ट ट्रैक एंटी करप्शन कोर्ट की भी स्थापना की जानी चाहिए। सारे केसेस का वीडियो रिकॉर्ड हो, जिसका ऑनलाइन एक्सेस उस केस में इन्वॉल्व पार्टीज के पास होना चाहिए। इसके अलावा जजेस का एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू भी होना चाहिए कि जजेस कितनी जल्दी किसी केस को निपटाते हैं, और उनकी क्वालिटी का स्कोर पब्लिकली डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर सिस्टम में से किसी जज को हटाने की जरूरत पड़े तो इसकी भी व्यवस्था बना देनी चाहिए, और ये कंट्रोल इंडिपेंडेंट बॉडी के पास होनी चाहिए, ना किसी पार्टी के पास और ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास। नहीं तो जजेस जो हैं आज नहीं तो कल किसी और के प्रेशर में काम करेंगे। इसके अलावा हमें प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। देश में हर प्राइवेट स्कूल के लिए पेरेंट बोर्ड बनाना कंपलसरी होना चाहिए, जिसके मेंबर सिर्फ आम बच्चों के माता पिता होंगे, और यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी फॉलो होगी, यानी कि हर 4 महीने में ये बोर्ड मेंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे, और इनको चेंज करने का अधिकार भी बाकी पेरेंट्स के पास ही होना चाहिए। अब ये बोर्ड मेंबर बाकी पेरेंट्स के साथ मीटिंग कर स्कूल की फीस हो गई, टीचर्स की सैलरी हो गई, स्कूल के खर्चे हो गए, इनको डिसाइड और पास करें। अगर स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करना चाहिए। इससे स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और पेरेंट्स को लूटने पर लगाम लग जाएगी। जब टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छे लोग टीचिंग में आएंगे। हमारे देश में पेपर लीक भी एक बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन अगर आपको इसको रोकना है तो आप जरा यूपीएससी से सलाह लो। उन्हें सारे तरीके पता है कि पेपर लीक को कैसे रोकते हैं। ये तो एक ऐसी समस्या है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके इलाज तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, बस सही जगह सही आदमी होना चाहिए। अब जरा हेल्थ केयर की बात सुनो भैया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओवर बिलिंग, फेक टेस्ट, अननेसेसरी सर्जरीज करी जाती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाइयां मिसिंग हैं। लोगों के साथ इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं। देखो, पहली बात तो सरकार को इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये जो मनमाने ढंग से हर चीज का अपने हिसाब से चार्ज बना देते हैं, इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स पर सर्जरीज या बाकी चीजें होंगी तो आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड कर पाएगा, नहीं तो जमीनें और जायदाद बेच बेच कर लोग अस्पताल जाते रहेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल्स की रियल टाइम बिल ऑडिट्स होने चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल बनाए हुए कानूनों को तोड़ता है, ओवर बिलिंग करता है या किसी पेशेंट के साथ चीट करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसके मैनेजमेंट को कोर्ट के अंदर घसीट देना चाहिए। हमें डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखो, मीडिया पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कॉर्पोरेट हाउस या बिजनेस हाउस का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मतलब आजकल जो बिजनेस हाउस मीडिया के अंदर पैसे डालकर हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, इस पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मीडिया ईमानदारी से तो काम नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में है तो उनके दबाव
दबाव में काम करेगा। और अगर किसी कॉर्पोरेट हाउस या बिजनेस हाउस ने कोई गलत काम किया है तो ऐसा मीडिया जो उनके लिए काम कर रहा है वो उनकी चीजों को उजागर क्यों करेगा, बल्कि अपनी तरफ से सफाई और पेश करेगा सच्चाई को दबाने के लिए। और इसके बाद हमें चाहिए सोशल रिफॉर्म, यानी कि समाज में बदलाव। सब चलता है ये एटीट्यूड लोगों को त्याग देना चाहिए। आजकल लोग रिश्वत देने को ये बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को ये सिखाना चाहिए कि ईमानदारी कितनी जरूरी है। स्कूल से रिफॉर्म शुरू करने चाहिए। पब्लिकली ऑनेस्टी के अवार्ड्स देने चाहिए। जिसने जितना बड़ा स्कैम एक्सपोज करा उसे उतना ही बड़ा पब्लिक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों में से एक भी नहीं होगी अगर हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं सुधारा तो। अब जरा नेताओं पे बात करते हैं। देखो, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड मिलता है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब हर आम आदमी घर बैठे हुए देख सके, ये सिस्टम जरूर बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास होना चाहिए, जिसमें ना तो पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई नेता या कोई अधिकारी कोई भी हस्तक्षेप कर सके। इसके अलावा ये जो ट्रांसफर सिस्टम हमारे देश में चलता है, मतलब कोई ईमानदार अफसर आ गया तुरंत ट्रांसफर, इसको रोकने के लिए इस पर भी हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो उस अफसर के काम को देखकर उसके ट्रांसफर को डिसाइड करे। इसके अलावा जिस भी नेता पर करप्शन के चार्जेस लगे, जब तक उसे कोर्ट फ्री ना कर दे, पूरी तरह से बरी ना कर दे, उसके इलेक्शन लड़ने पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। भाई साहब, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम में जो मेन एक्यूज्ड है उसे आज तक सजा नहीं हुई है। अगर ऐसा कानून होता तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता। इसके अलावा एक फैमिली से एक जनरेशन में सिर्फ एक ही आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए, ताकि डायनेस्टी पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो सके। इससे राजनीतिक परिवारवाद खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन में लोग तब आते हैं जब वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो भाई साहब, लोगों की सेवा के लिए आपके परिवार से एक आदमी बहुत है, हमें पूरा परिवार नहीं चाहिए। मतलब क्यों आप जबरदस्ती पूरे परिवार को राजनीति में धकेल रहे हो कि नहीं हम तो सारे सेवा करेंगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए। एक आदमी बहुत है एक परिवार से, दूसरों को भी मौका दो भाई। अगर हमने ऐसा नहीं करा तो एक ही परिवार पूरी पार्टी को चलाएगा। पहले वो चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे, फिर उनके बच्चे चलाएंगे। हमारा देश प्रजातंत्र है और हम अपने पसंदीदा नेता को चुनकर सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो हमें उन्हें रिजेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। तभी सही मायनों में हमारा देश प्रजातंत्र कहलाएगा। अब इस बात से क्या मतलब है, जरा ये समझो। देखो, हर सांसद की एक अप्रूवल रेटिंग होनी चाहिए, जिसे लोग हर 6 महीने में ऑनलाइन पोर्टल या फिर किसी ऐप के माध्यम से अपने आधार कार्ड और ओटीपी के जरिए अपने आप को वेरीफाई करके रेटिंग दे सकें। अब अगर किसी सांसद की रेटिंग 50% से नीचे चली जाती है तो उसके इलेक्शन लड़ने पर लाइफ लॉन्ग बैन लग जाना चाहिए, ताकि जिस नेता को समाज ने, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो अलग अलग सीट से इलेक्शन लड़कर और जीतकर वापस संसद ना पहुंच जाए। अगर किसी नेता को कानून करप्शन की सजा नहीं देगा तो आम लोगों के पास इस तरीके से इनडायरेक्टली उसे सजा देने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा हर एक इलेक्शन में हर पार्टी के द्वारा हर सीट के लिए कम से कम 4 कैंडिडेट का नाम बताना कंपलसरी हो, और आम लोग इलेक्शन से पहले किसी ऐप या ऑनलाइन माध्यम से अपने आप को रजिस्टर करके अपने पसंदीदा नेता को चुने, और चारों ऑप्शन में जिस सीट पर जिस पार्टी के जिस नेता को लोग चुने उसे ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इससे पैसे देकर सीट खरीदने का कल्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई पैसे देकर सीट खरीद भी लेगा तो भी उसके इलेक्शन लड़ने पर इनडायरेक्टली लोगों का अधिकार आ जाएगा। यानी किसे संसद में भेजना है और किसे नहीं भेजना ये लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे। अब इस चीज से नेताओं के अंदर आम लोगों का डर बन जाएगा। वो पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, और अगर किसी पर आरोप लगते हैं तो लोगों के बीच में जाकर अपनी सफाई देंगे, सबूत पेश करेंगे, और अगर कोई दूसरा करप्शन करता है तो उसे भी एडी चोटी का जोर लगाकर पब्लिक के बीच में एक्सपोज करेंगे। अब ये जो ऑनलाइन रेटिंग का सिस्टम है, अप्रूवल रेटिंग का सिस्टम है, ये देश की न्यूक्लियर कमांड की तरह हाईली सिक्योर होना चाहिए, ताकि इसे ना तो कोई टेम्पर कर सके और ना ही इसे किसी तरीके से खत्म किया जा सके। ये बहुत जरूरी है कि एक आम नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाए, जिसकी शुरुआत होगी स्कूल से। स्कूल्स के अंदर लीगल कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए। बच्चों को एक नागरिक की हैसियत से उनके अधिकारों का इस्तेमाल और उनकी रक्षा का रास्ता पता होना चाहिए। अगर आने वाला समाज सुधर गया या समझदार हो गया तो ये देश सही हाथों में जाएगा। हमारे देश के लोग बुरे नहीं हैं, बस उन्हें गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, जिसे ठीक करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस सही जगह चोट करने की देर है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लोगों में सिविक सेंस की जरूरत है, सब चलता है। इस मानसिकता से लोगों को बाहर आना पड़ेगा। हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है जिसमें जिसके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर हो, उसे सिस्टम के मिसयूज पर उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब जाकर सही मायनों में लोगों की सेवा की जाएगी। और क्योंकि अभी मेरे पास उतनी पहुंच नहीं है या मेरी आवाज में अभी उतनी ताकत
नहीं है जिसे बुलंद करके मैं समाज पर कोई खास असर डाल सकूं। इसीलिए अपनी सीमाओं के अंदर रहकर जो भी कुछ मैं आपसे कह सकता था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे कह दिया। आखिर अपने देश के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।